जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि आपको विदित है, विज्ञप्ति आ चुकी है और आपने विज्ञप्ति देखी भी होगी, पढ़ा भी होगा। फिर भी कई साथी जो मेरे पास क्वेरीज आ रही थी। वैसे आपने यूट्यूब पे तमाम तरह के चैनल देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जितना मेरा अनुभव है उस आधार पर आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर ली जाए। बाकी तो सभी सामान्य बातें हैं, कितने पद हैं, किसको कितना आरक्षण है वो भी आपको पता है। लेकिन जो कुछ क्वेरीज रह जाती है, जैसे बैकलॉग को लेकर, जो आपके जाति प्रमाण पत्र बनते हैं उनकी डेट क्या होनी चाहिए, या फिर आपकी जो योग्यताओं की जो सभी योग्यताएं होती है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, उनकी कब तक पूर्ति होनी चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों ये कि जो आपकी योग्यताएं होती है प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक, जैसे आपकी बीएसटीसी हो गई, बीए हो गई, जो भी आपकी चीजें हो, बीएड हो गई, जो सामान्य शिक्षा है दोस्तों, उसके अंदर तो ये साफ तौर पर लिखा गया है कि आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, जैसे कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट शायद 6 दिसंबर है, तो तब तक वो सभी चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। खासतौर पर जो बीएससी सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं, जो अभी बीएसटीसी सेकेंड ईयर में है, तो कहा जा सकता है कि उनका रिजल्ट शायद अभी नहीं आ रहा, तो पूर्ण रूप से दोस्तों बाहर है। मैं ये पहले से ही बोलता रहा हूँ दोस्तों कि आपकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, तब तक आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। और मैंने आपको तब भी बोला था कि नवंबर दिसंबर तक आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, और तब तक अगर आपकी सभी योग्यताएं पूर्ण हो जाती हैं तो आप विशेष तौर पर शामिल हो जाएंगे, अन्यथा आप अगली भर्ती के एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि जो दोस्तों अब के जो बार पद आए हैं, उससे कई ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे जो अगली भर्ती आएगी 27-28 में, तो वो भर्ती दोस्तों आपके लिए होगी। तो आप निराश होने की बजाय, अपनी तैयारी को छोड़ने की बजाय कंटिन्यू रहिए दोस्तों। जो अगली एग्जाम आएगी उसमें आपको इतना जोर नहीं आएगा फिर तैयारी करने के लिए। जो संस्कृत शिक्षा के पद है दोस्तों, उस पर ये निर्देश लागू नहीं होता कि आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपको योग्यताएं चाहिए। उसमें साफ तौर पर लिख रखा है कि एग्जाम होने तक, यानी कि आपके 17 से 23 जनवरी का एग्जाम है, तो तब तक आपकी सभी योग्यताएं पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आरक्षण के बारे में। खासतौर पर जो ईडब्ल्यूएस होती है, उनकी महिलाओं का डाउट होते हैं कि वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म किसके आधार पर बनाए, पिता के आधार पर या फिर पति के आधार पर। तो विज्ञप्ति में इस बार दोस्तों साफ तौर पर लिख दिया गया है कि आप अपने पिता और पति दोनों के आधार पर ईडब्ल्यूएस बना सकती है। और जो वो महिलाएं जो अदर स्टेट की थी और इस स्टेट में उनकी शादी की हो चुकी और इस स्टेट में है वो, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। अगर वो यहाँ का मूल्यवास बना लेती है, मूल्यवास और आय प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें ईडब्ल्यूएस में आरक्षण मिल सकता है। बाकी एससी, एसटी और ओबीसी में उनको आरक्षण नहीं दिया जाता अदर स्टेट की महिलाओं को। दूसरी बात दोस्तों, जब पदों की बात रहे तो जो महिला कैटेगरी होती है दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज नहीं होती। यानी कि एसटी की महिलाओं की सीट है 30%, वो एसटी की सीटों में से आएंगी, ईडब्ल्यूएस की उसमें से ही आएंगी। यानी कि उनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है, वर्टिकल नहीं दिया जाता। 30% महिलाओं में दोस्तों हमें पता है 8% तो जो विधवा होती है और 2% प्रतिज्ञता होती है। और ये खास रूल है दोस्तों कि विधवा और प्रतिज्ञता की सीटें अगर खाली रह जाती है तो आपस में इंटरचेंज होती है वो। जैसे कि प्रतिज्ञता की सीट खाली रहती है तो उसको भरा जाता है विधवा से, और विधवाओं की खाली रहती है तो उसको भरा जाता है प्रतिज्ञता से। अगर दोनों की ही अपर्याप्त होते हैं, बच्चे में नहीं मिल पाते, तो उनको भरा जाता है दोस्तों महिलाओं से, उसी कैटेगरी की महिलाओं से। जैसे एसटी कैटेगरी की अगर विधवा प्रतिज्ञता है तो एसटी कैटेगरी की महिलाओं से ही भरा जाएगा, उसे अन्य से नहीं भरा जाएगा। उसके बावजूद भी अगर महिलाएं अपर्याप्त मिल पाती है, वो सीटें प्रत्याहरित कर दी जाती है पुरुषों के लिए, उसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए। ऐसा ही आरक्षण दोस्तों सभी में होता है। एक्स सर्विसमैन का भी यही आरक्षण हॉरिजॉन्टल। इसकी खास बात दोस्तों यही होती है, अगर उस जैसे भूतपूर्व सैनिक हो गए, महिलाएं होंगी, प्रतिज्ञता होगी, अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते तो उसी कैटेगरी जो सामान्य पुरुष होते हैं उनको वो सीट प्रत्याहरित कर दी जाती है। लेकिन वर्टिकल आरक्षण दोस्तों ये नहीं हो पाता, क्योंकि एसटी की सीट पर जनरल वाला नहीं आ सकता, ओबीसी वाला नहीं आ सकता, एससी वाला भी नहीं आ सकता। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है उसमें उसी वर्ग के पुरुषों को प्रत्याहरित कर दी जाती है। और दोस्तों जो एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सभी अभ्यर्थी हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं और जनरल कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए साफ नियम है कि आपने फीस के अतिरिक्त और कोई लाभ ना लिया हो उस कैटेगरी का। मान लीजिए आपने रीट एग्जाम दिया और आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मार्क्स चाहिए 55%। ठीक है दोस्तों, अगर आप रीट पाते तो परीक्षा में 55% ही मार्क्स ला पा रहे हैं, यानी कि 60% मार्क्स नहीं ला पा रहे, यानी कि आप जनरल फाइट नहीं कर पा रहे, तो रीट मेंस में भी आपको जनरल फाइट नहीं करने दिया जाएगा। अगर वहां आपने लाभ ले लिया ओबीसी का, 90 मार्क्स चाहिए दोस्तों सामान्य के लिए, लेकिन आपके मार्क्स आ रहे मान लीजिए 89, तो आप ओबीसी हो या फिर एससी हो, एसटी हो, तो उसी कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे, और मेंस एग्जाम में भी आप उसी कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। आप जनरल फाइट नहीं कर सकते, आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की सीटों पर ही रखे जाएंगे। अगर आपने रीट मेंस में आपके मार्क्स 90 मार्क्स से ऊपर थे, यानी कि आप सामान्य कैटेगरी को पास करके आए वहां पर, तो अब आपको रीट मेंस में सामान्य कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहा है भूतपूर्व सैनिकों का, क्योंकि हमें जब पद देखते हैं उसमें देखने को मिलता है जो एक्स सर्विसमैन है
उनके वर्तमान पद और जो बैकलॉग पद है तो बहुत ज्यादा देखने को मात्रा में मिलते हैं। उसकी तुलना में जब हम एक सामान्य भर्ती सोचता है तो ये सोचता है कि शायद हमारे सामान्य पुरुषों के लिए तो सीटें बची ही नहीं कुछ भी। लेकिन दोस्तों इसका एक नियम होता है और साफ तौर पे विज्ञप्ति में लिख भी रखा है, फिर पता नहीं क्यों कंफ्यूजन बना हुआ दोस्तों के बीच में, कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी कैटेगरी दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जब भूतपूर्व सैनिक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते तो उन सीटों को दोस्तों सामान्य से भरा जाता है। लेकिन वो दोस्तों पोस्ट होती है, उनकी जो शैडो होती है, उनको अगली वैकेंसी में बैकलॉग के माध्यम से दिखाया जरूर जाता है कि इतने पद उधारी है, ये उधारी की तरह दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाती तो पोस्टें लैप्स हो जाती है दोस्तों, और वो प्रत्याहृत कर दी जाती है सामान्य पुरुषों को। सामान्य से मेरा मतलब है उसी कैटेगरी के सामान्य पुरुषों को। जैसे एसटी कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद निर्धारित किए गए हैं और भूतपूर्व सैनिक एसटी कैटेगरी में नहीं मिल पा रहे हैं, तो सामान्य जो एसटी का पुरुष है उसको वो सीट प्रत्याहृत कर दी जाएगी। ऐसा नहीं सामान्य वर्ग के पुरुष को दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो पोस्टें दोस्तों अगली भर्ती के लिए दिखाई जरूर जाती है, एक उधारी के तौर पर दिखाई जरूर जाती है कि हाँ ये पोस्टें बैकलॉग की रही थी एक्स सर्विसमैन की, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उन पोस्टों को व्यपगयित या फिर लैप्स कर दिया जाता है और उनको प्रत्याहृत कर दिया जाता है सामान्य पुरुषों के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आपके पास उतने ही पद है, ये ना सोचिए आपके पास भूतपूर्व सैनिक, दोस्तों इतने भूतपूर्व सैनिक है भी नहीं। जो बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में तो इतने भूतपूर्व सैनिक आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो होते भी हैं तो आमतौर पर बीएड ही करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बीएड में अच्छा स्कोप उनके लिए। वो आपके और हमारी तरह तो है नहीं कि उनको कंपटीशन फाइट करना है इतना ज्यादा, तो बीएड ही करते हैं और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की कोशिश करते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो थर्ड ग्रेड के पीछे नहीं पड़ते दोस्तों। तो यहाँ पे जो लेवल फर्स्ट वाले उनको तो चिंता करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लेवल फर्स्ट में इतने भूतपूर्व सैनिक है भी नहीं, निश्चिंत रहे आप। और अगली बात दोस्तों, पीएच कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको 4 श्रेणी में जो बांट रखा है और चारों को 1-1% आरक्षण दे रखा है, तो उनके लिए भी ये नियम लागू होता है कि यदि संबंधित श्रेणी का पीएच कैंडिडेट नहीं मिल पाता, जैसे मान लो लोकोमोटिव डिसेबल वो नहीं मिल पाता है, तो उसकी सीट को प्रत्याहृत कर दिया जाता है अन्य श्रेणियों, जैसे कि ब्लाइंड वाली हो गई, हियरिंग इंपॉवरमेंट हो गई, उनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर फिर भी उस श्रेणी में उतने पर्याप्त लोग नहीं मिल पाते तो उस कैटेगरी को दोस्तों हॉरिजॉन्टली होती है, क्योंकि वो तो उसी श्रेणी के सामान्य पुरुषों से उस सीट को भरा जाता है। ठीक दोस्तों, बैकलॉग दिखाते हुए 3 साल बाद उसको उसी श्रेणी के पुरुषों से भर दिया जाता है। सेम भूतपूर्व सैनिक के समान ही दोस्तों पीएच कैटेगरी होती है, उनके लिए भी बैकलॉग दिखाई जाती है, लेकिन उस श्रेणी को दोस्तों सामान्य पुरुषों से ही भर दिया जाता है। अगली बात दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में, अगर लेवल फर्स्ट में है तो आपको सामान्य सी बात है, आपको जो 12th हो या फिर आप बीए हो, बैचलर्स हो, या फिर आप बीएसटीसी कर रखी हो साथ में उसके, आपने बीएसटीसी हो, डीएलएड, बीएसटीसी की बात है, या फिर बीएलएड जो 4 वर्ष की होती है वो कर रखी हो आपने, तो आप पात्र होते हैं। और दोस्तों ये सभी शैक्षणिक योग्यताएं आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक किसी भी हालत में पूर्ण होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में दोस्तों आपको जो आपने उपाध्याय की हो, 12वीं क्लास को उपाध्याय बोलते हैं यहाँ पर, या फिर और आपने शास्त्रीय किया हो या बीए में भी आपके पास संस्कृत रही हो तो आप पात्र होते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग की दोस्तों संस्कृत की पोस्ट है उसके लिए केवल वो जो 187 पोस्ट आई है, उसमें जो सामान्य कैटेगरी की पोस्ट है दोस्तों उसमें ये चीज लागू नहीं होती, उसमें तो सामान्य अभ्यर्थी की तरह लागू होता है जो अपने होती है सामान्य शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में, वही 12th और बीएसटीसी बस। लेकिन संस्कृत के पद है उसके लिए खास तौर पर होती है कि आपके पास बीए में 12th में संस्कृत होनी चाहिए, बीएसटीसी में आपके पास संस्कृत होनी ही चाहिए। और अदर जॉब वाले जो किसी और सर्विस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए खास तौर पर दोस्तों यही कि आप फॉर्म भरने से पहले अपने जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको एक एप्लीकेशन जरूर लिखें, क्योंकि जब आपका डीवी होगा तो आपसे एनओसी लिया जाता है, तो एनओसी आपका डिपार्टमेंट देता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर ये किसी और सेवा में जाते हैं तो आप पहले एनओसी जरूर ले लें अपने डिपार्टमेंट से, अभी ना ले धीरे धीरे ले लें, लेकिन अभी उनको सूचित जरूर कर दें कि मैं इस एग्जाम में फॉर्म भर रहा हूँ। और दोस्तों खास बात जातीय प्रमाण पत्र को लेकर, जो एससी एसटी होता है उनके लिए तो जातीय प्रमाण पत्र हमेशा के लिए होता है, आजीवन होता है। जो ओबीसी वर्ग होते हैं दोस्तों उनमें नॉन क्रिमिनल के लिए प्रत्येक वर्ष प्रमाण पत्र बनता है दोस्तों, तो वो प्रमाण पत्र भी दोस्तों आपका एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता हालांकि 3 वर्ष की है और आप एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास वो होना चाहिए दोस्तों। रही बात दोस्तों फॉर्म में संशोधन करने की, तो आपको संशोधन का अवसर दिया जाएगा, लेकिन आपके नाम, पिता का नाम, आपके जेंडर में और आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके सिग्नेचर में और आपके फोटो में, इनमें आपको कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई अगर आपने त्रुटि बस कोई चीज भर दी है, शैक्षणिक योग्यता होगी, प्रशिक्षण की योग्यता होगी, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं आपके ओटीआई के माध्यम से। वो आपके फॉर्म भर जाने के बाद भी एग्जाम लगेगी उससे पहले 7 दिन के लिए खोला जाता है पोर्टल, तो आप फॉर्म भरे तो बहुत सोच समझ के, सचेत होकर के, जागरूकता के साथ, अभी कोई जल्दीबाजी ना करे, टाइम खूब आपके पास फॉर्म भरने के लिए फिलहाल तो बहुत सोच समझ के अच्छे मित्र वाले के पास जाए और बिल्कुल फ्री बैठा हो तब भरवाए उससे आराम से, क्योंकि आशंकाएं बढ़ जाती है भीड़ भाड़ में कुछ त्रुटियां होने की। हालांकि आप चाहे तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं देख देख के, हालांकि आपसे नहीं आता तो आप ई मित्र पर जाएं और ऐसे वक्त में जाएं सुबह जल्दी,
या फिर कभी भी जो आपको उस वक्त वहाँ भीड़ ज्यादा ना मिले, और एक अच्छे मित्र वाले से फॉर्म भरवाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बाद में बहुत महंगी पड़ जाती है। ये कुछ बातें हुई दोस्तों जो मुझे लगा शायद इनमें डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि हम तैयारी करते तो हम भी होते थे। तो उसी आधार पर मैंने जो आपके कमेंट आ रहे टेलीग्राम पे, तो मैंने जवाब देने का प्रयास किया दोस्तों। और बाकी जो आपकी कोई भी त्रुटि रहेगी नाम वगैरह में किसी चीज में, तो उसके लिए आप इतना निश्चिंत रहें कि आप जब डीबी होगा तो आपसे एक एफिडेविट के माध्यम से आपको सभी जायज होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे खुद के भी जो परिणाम डेटा आया था बीएसटी सेकंड ईयर का, तो औरों के अलग था, मेरे कुछ अलग था, तो उसके लिए मैंने एफिडेविट लगा दिया, कुछ चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप माता पिता के नाम में भी कुछ त्रुटि है तो बाद में एफिडेविट से कर लिया जाता है एडजस्टमेंट, तो उसके लिए आप इतना चिंतित ना हो, और जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवा लें आप, जिससे कि आपको बाद में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और अपनी तैयारी को ढंग से करें, 2 महीने आपके पास बचे हैं, जितना करना इन्हीं महीनों में करना आपको दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा वक्त आप कर लेंगे नहीं, फिर भी आपको समस्याएं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे फ्री होऊंगा आपके मैसेज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, या टेलीग्राम पे भी आप अंकित जी सब पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूँ हमेशा जवाब देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही और मैं भी आपके जैसा ही एक अभ्यर्थी हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।